साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचरशिप में। आज हम लोग इंग्लिश पेडागोजी का जो एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, जो 12th नंबर पे है, एम्फसिस ऑन प्ले बेस्ड पेडागोजी, खेल आधारित शिक्षा शास्त्र पर जोर। ये जो नया टॉपिक है इसके बारे में बहुत विस्तार से डिटेल में चर्चा करेंगे। क्या टॉपिक है, क्यों जोड़ा गया है और जुड़ा है, इसका मतलब ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत सी डिटेल में देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग न्यू पैटर्न में एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक जो बाकी का जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं उसका वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ प्ले बेस्ड पेडागोजी का मीनिंग क्या होता है? तो प्ले बेस्ड pedagogy is educational approach that uses play as the primary context। एक ऐसा एजुकेशनल अप्रोच है प्ले बेस्ड पेडागोजी जो किसको, खेल को किसको क्या मानता है, प्राइमरी कॉन्टेक्स्ट मानता है, किसके लिए, लर्निंग के लिए, सीखने के लिए। इट इज नॉट जस्ट अबाउट लेटिंग चिल्ड्रन प्ले फ्रीली। इसका मतलब ये नहीं होता कि बच्चों को खुला हम लोग छोड़ दें खेलने के लिए। इट इज स्ट्रक्चर्ड इंटेंशनल फ्रेमवर्क। यह जो है स्ट्रक्चर्ड होता है, मतलब हम लोग एक उद्देश्य के माध्यम से संचालित करते हैं, संरचित करते हैं। इंटेंशनल फ्रेमवर्क होता है जिसको हम लोग उद्देश्यपूर्ण ढांचा होता है। वेयर द फैसिलिटेटर, जहां पे सुविधादाता जो है वो क्या करता है, डिजाइन करता है, क्या चीज का डिजाइन करता है, एक लर्निंग इन्वायरमेंट का, एक सीखने वाला जो है वातावरण का, उसका निर्माण करते हैं। टू स्टिमुलेट इंक्वायरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट, जिससे क्या होगा, बच्चों में इंक्वायरी करने का, प्रॉब्लम सॉल्व करने का, समस्या का हल करने का और पूरे एज अ होलिस्टिक डेवलपमेंट उसका क्या होगा, विकास होगा। चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज, बच्चे क्या करते हैं, सक्रिय होकर के नॉलेज को गेन करते हैं, ना कि पैसिवली रिसीव करते हैं, निष्क्रिय रूप से ग्रहण करने ना करके उन लोग क्या है, एक्टिवली उस चीज को ग्रहण करते हैं। तो ये इसका एक हम लोग क्या बोल सकते, डिफिनेशन बोल सकते हैं, या फिर क्या है प्ले बेस्ड पेडागोजी, उसके बारे में देख लिए। बहुत ही शानदार यहाँ पे डिफिनेशन है, आपको यहाँ पे हिंदी में भी मिल जाएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं 2-3 दिन में। तो चलिए आगे देखते हैं। फ्लो चार्ट क्या है, प्रिपेयर्ड इन्वायरमेंट बनाना है, एक्टिव प्ले एंड इंक्वायरी, हम लोग को एक्टिव प्ले एंड इंक्वायरी कराना है, अन्वेषण करवाना है। शिक्षक का काम होगा स्केप फोल्डिंग का, शिक्षक जो है स्केप फोल्डिंग कराएंगे, इससे क्या होगा, बच्चों में होलिस्टिक ग्रोथ होगा। क्लासरूम प्रैक्टिस क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, एक्टिव लर्निंग है। एक्टिविटी क्या है, कुछ एक्टिविटी का जैसे बिल्डिंग अ ब्रिज विथ वुडन ब्लॉक, एक वुडन ब्लॉक के हेल्प से एक ब्रिज बना सकते हैं। टीचर्स का रोल क्या होगा, वो अलग प्रकार के ब्लॉक्स देंगे और उसको हाउ कैन वी मेक दिस ब्रिज स्ट्रॉन्ग इनफ फॉर द टॉय कार, इसके लिए हम लोग ब्रिज को एक ऐसा ब्रिज बनाएंगे जिससे एक स्ट्रॉन्ग जो टॉय कार है पास हो सके। तो ये हम लोग ऐसा इस माध्यम से क्या करा सकते हैं, बच्चों को एक क्लासरूम प्रैक्टिस करवा सकते हैं सीखने के लिए। चाइल्ड का रोल क्या होगा, टेस्ट डिफरेंट ब्लॉक, और डिफरेंट ब्लॉक को टेस्ट करेंगे, बैलेंस करेंगे, उसको कोलाबोरेट करेंगे, एक दूसरे के सहयोग के माध्यम से बच्चे जो हैं उस चीज को सीखेंगे। तो ये क्या है, पूरा हम लोग प्ले बेस्ड कैसे हम सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं क्लासरूम में, इसके रिकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया है। ये जो लेसन है पूरा खेल के माध्यम से कैसे बच्चों को सिखाया जाए उसके बारे में फोकस किया जाएगा। इससे क्या होगा, डेवलपमेंट क्या होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, फिजिक्स बैलेंस सीखेंगे बच्चे, सोशल डेवलपमेंट होगा जिसमें टीम वर्क सीखेंगे, और फिजिकल होगा, फाइन मोटर स्किल का डेवलपमेंट होगा। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक के माध्यम से, जैसे हम लोग ब्लॉक्स के माध्यम से, जो भी लकड़ी का ब्लॉक्स होता है उसके माध्यम से बच्चों को एक्टिविटी करा रहे हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि कैसे हम लोग प्ले बेस्ड पेडागोजी करा सकते हैं बच्चों को। ये हो गया। आगे देखते हैं द फिलोसॉफी ऑफ प्ले का दर्शन क्या है। तो हिस्टोरिकली प्ले वॉज व्यूड मेरली एज अ ब्रेक फ्रॉम रियल वर्क। पहले के समय में खेल को क्या मानते थे कि मुख्य जो अपना काम है उससे अलग करने वाला, या फिर ये बोल सकते हैं कि हम हमारा काम बिगाड़ने वाला चीज मानते थे पहले के समय में, किसको, खेल को। लेकिन जो मॉडर्न एजुकेशनल फिलोसॉफी है वो क्या पता लगाया है कि बच्चे जो हैं, प्ले इज देयर वर्क, खेलना क्या है, उनका काम है। इट इज द मोस्ट नेचुरल मैकेनिज्म थ्रू विच दे प्रोसेस द वर्ल्ड। ये सबसे क्या है, मोस्ट नेचुरल मैकेनिज्म है, सबसे बोल सकते हैं प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चे क्या है, वर्ल्ड को प्रोसेस करते हैं, मतलब जो भी दुनिया है उसके बारे में हम लोग खोज करते हैं, दुनिया को जानते हैं। अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, जो भी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है हमारे आसपास, जो भी धारणाएं हैं, अवधारणाएं हैं, उसके बारे में बच्चे क्या है, समझते हैं, किसके माध्यम से, खेल के माध्यम से। एंड बिल्ड अ फाउंडेशन फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, और इसी के माध्यम से क्या बनाते हैं, एक सीखने के लिए अपना एक फाउंडेशन बनाते हैं, आधार बनाते हैं, जो
हमेशा लाइफ टाइम वो जो जानकारी जो सीखते हैं बच्चे खेल के माध्यम से वो लाइफ टाइम चलता है। इस चीज को मॉडर्न पेडागोजी मानता है। पहले के समय में क्या मानते थे, खेलने को क्या मानते थे, बुरा मानते थे, लेकिन आजकल उस चीज को एक अच्छा वे में देखा जाता है। समझ गए हैं कि यही जो तरीका है सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। की थिंकर कनेक्शन क्या है यहाँ पे, की थिंकर कनेक्शन है यहाँ पे फ्रेडरिक फ्लोबेल, जो कि किंडरगार्टन सिस्टम वाज द फर्स्ट टू सिस्टमेटिकली एम्बेडेड प्ले इनटू अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। फ्रेडरिक फ्लोबेल ही थे जो किंडरगार्टन सिस्टम में पहली बार जो थे किसको जोड़े थे, अर्ली चाइल्डहुड में एजुकेशन में खेल को जोड़े थे। कॉलिंग चिल्ड्रन प्लांट्स एंड टीचर्स गार्डनर्स, ये क्या है, बच्चों को प्लांट्स मानते थे, पेड़ मानते थे, और टीचर्स को क्या मानते थे, गार्डनर मानते थे। तो ये पहले ही ऐसे इंसान थे फ्लोबेल जो किंडरगार्टन सिस्टम में किसको जोड़े थे, खेल को जोड़े थे, जहां पे बच्चों को एक पेड़ की तरह और टीचर्स को एक गार्डनर मालिक की तरह मानते थे। इन द मॉडर्न द कॉन्स्ट्रक्ट एनईपी 2020 एक्सप्लिसिटली मैंडेट्स दिस फिलोसॉफी फॉर द इंटायर फाउंडेशनल स्टेज। जो भी फाउंडेशनल स्टेज होता है उसमें एनईपी भी इसी चीज को अब क्या है, फॉलो करने को कहता है, इस चीज को अपनाने को कहता है। वाई चिल्ड्रन लर्न थ्रू प्ले, बच्चे खेल के माध्यम से क्यों सीखते हैं। प्ले प्रोवाइड्स अ लो रिस्क इन्वायरमेंट, जो खेल है क्या कहते हैं, एक लो रिस्क इन्वायरमेंट देता है। वेयर चिल्ड्रन मेक मिस्टेक्स विदाउट फियर ऑफ फेलियर, जहां पे बच्चे जो बिना किसी डर के क्या कह सकते हैं, गलतियां कर सकते हैं, जो कि गलती क्या होता है, मिस्टेक्स क्या होते हैं, सीखने के ही पार्ट्स होता है। इट ट्रिगर्स इंट्रिंसिक मोटिवेशन, इससे क्या होता है, बच्चों में आंतरिक अभिप्रेरणा का विकसित होता है। इंश्योरिंग सस्टेन्ड एंगेजमेंट, इससे क्या होता है, वो अच्छे से इंगेज होकर के चीजों को खेलते हैं। जॉयफुल एक्टिव लर्निंग रिलीज डोपामाइन, जो भी जॉयफुल एक्टिव लर्निंग है उससे क्या होता है, बच्चों में डोपामाइन रिलीज होता है। डोपामाइन ये भी इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे आ गया। स्ट्रेटनिंग न्यूरल कनेक्शंस एंड मेमोरी रिटेंशन, जिससे क्या होगा, डोपामाइन सीक्रेट होगा तो क्या होगा, उससे क्या होता है, हमारा जो न्यूरल कनेक्शन है, तंत्रिका तंत्र है, और जो हमारा मेमोरी रिटेंशन है, मेमोरी रिटेंशन कहने का मतलब क्या है, स्मृति जो बनाने का तरीका होता है, उसमें क्या होता है, ये जो डोपामाइन है वो बहुत हेल्प करता है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि चिल्ड्रन को हम लोग खेल किस लिए कराएं, क्योंकि ये यहाँ पे बच्चे जो हैं निर्भय होकर के बिना डर के इंट्रिंसिक मोटिवेशन के माध्यम से सीखते हैं, और उनके अंदर डोपामाइन हार्मोन रिलीज होता है, जिससे क्या होता है, उनका जो न्यूरल कनेक्शन है उसमें स्मृति को मजबूती मिलती है। तो यहाँ पे इसका आप देख सकते हैं, जॉयफुल प्ले, उससे क्या होगा, डोपामाइन रिलीज होगा, जिससे न्यूरल पाथवेज मजबूत होंगे, और उससे क्या होगा, मेमोरी रिटेंशन बढ़ेगा। तो खेल क्या है, याददाश्त बढ़ाने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। कोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्ले दिया हुआ है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या क्या विशेषताएं है, उसको देखते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक है इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है बच्चों में। चाइल्ड वांट्स टू डू इट नेचुरली फॉर इट्स ओन सेक, बच्चे जो है इसको नेचुरली करना सीखते हैं अपने लिए, अपने खुद के लिए। प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, फोकस इज ऑन द एक्सपीरियंस नॉट द फाइनल रिजल्ट। इसमें क्या है, बच्चों का फोकस किस में होता है, एक्सपीरियंस में होता है, कि फाइनल रिजल्ट हार होने वाला कि जीत होने वाला उससे मतलब नहीं होता। बस बच्चे जो है जो भी चीजें खेल रहे हैं उसमें उन लोग फोकस करते हैं। इसमें एक्टिव एंगेजमेंट होता है, बच्चे सक्रिय होकर के भाग लेते हैं। चाइल्ड इज फिजिकली एंड मेंटली इन्वॉल्व, इसमें फिजिकली भी इन्वॉल्व होते हैं, मेंटली भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये क्या है, इसकी विशेषताएं हैं। जॉयफुल एंड नॉन लिटरल, प्रोड्यूसेस पॉजिटिव इमोशंस, इन्वॉल्व्स मेक बिलीव्स, सकारात्मक भावनात्मक प्रतिक्रिया व कल्पनाशीलता शामिल होते हैं इससे। इससे क्या होता है, जॉयफुल, यहाँ बच्चे जो है पॉजिटिवली इमोशनल होते हैं, मतलब यहाँ पे भावनात्मक प्रतिक्रिया जो है उनके अच्छे होते हैं, और साथ ही साथ कल्पनाशीलता भी शामिल होता है। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्ले देखेंगे, कितने प्रकार के टाइप्स हैं। तो यहाँ पे पहले हम दो तरीके से प्ले को देखेंगे, दो टाइप्स देखेंगे। एक पहला जो कैटेगरी है फ्री वर्सेस गाइडेड वाला। तो फ्री एक होता है, फ्री प्ले में क्या होता है, इसमें इनिशिएटर जो गेम को स्टार्ट करने वाला होता है वो बच्चा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री प्ले क्या होता है, स्वतंत्र रूप से खेलते हैं, जहाँ पे शुरू करने वाले ही बच्चे होंगे। इंटायरली चाइल्ड टेरिटरी, पूरा बच्चे द्वारा ही, बच्चे जैसे आपस में खेलते हैं अपने, जैसे आप 10-12 बच्चे आपस में ग्राउंड में खेल रहे हैं, वो लोग अपने तरीके से कुछ भी गेम खेल रहे हैं, तो क्या कहलाएगा, फ्री प्ले कहलाएगा। इसमें क्या होता है, ऑटोनॉमी बढ़ता है, स्वायत्ता बढ़ता है, इमेजिनेशन बढ़ता है, कल्पना शक्ति एंड क्रिएटिविटी बढ़ता है। टीचर्स का रोल क्या होता है, स्ट्रिक्टली ऑब्जर्वेशन एंड इंश्योरिंग फिजिकल सेफ्टी। टीचर्स को क्या करना है, केवल देखना है, ऑब्जर्व करना है, और सबका फिजिकल सेफ्टी को ध्यान में रखना है। अब दूसरा होता है गाइडेड प्ले, जिसको हम लोग निर्देशित खेल बोल सकते हैं। इसमें जो इनिशिएटर है एडल्ट हो सकते हैं और बच्चे भी हो सकते हैं, दोनों मिलकर के खेल की शुरुआत कर सकते हैं। एडल्ट क्या करेंगे, जो भी वयस्क होंगे क्या करेंगे, इनिशिएट करेंगे, गोल्स बताएंगे कि ऐसा ऐसा करके खेलना करके। बट चाइल्ड डायरेक्टेड एक्सप्लोरेशन, अब बच्चे क्या है खुद एक्सप्लोर करेंगे, उन लोग डायरेक्ट एक्सप्लोर करेंगे, ये भी हाईली इफेक्टिव होता है।
टीचर्स का रोल क्या होगा, डिजाइन इन्वायरमेंट। टीचर्स का रोल होता है कि वो वातावरण को बनाए एंड आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन, यहाँ पे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछे टीचर्स जो है और इसके फोल्डिंग कराए। एक अगला होता है टीचर डायरेक्टेड होता है, ये भी एक प्रकार का खेल है जिसमें जो गेम का शुरुआत करने वाला कौन होता है, टीचर होते हैं। ये हाईली स्ट्रक्चर्ड होता है, फोकस ऑन स्पेसिफिक एकेडमिक स्किल, किसी एकेडमिक स्किल को सिखाने के लिए जो चीज हम लोग करवाते हैं वो क्या होता है, टीचर डायरेक्टेड गेम होता है। इसमें डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दिया जाता है एंड मैनेजिंग द एग्जैक्ट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पे टीचर जो है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देंगे और स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, कोई भी प्रोसेस करवाएंगे। मान लो बच्चों को कुछ स्पेसिफिक चीजें सिखा रहे हैं, कि मान लो बच्चों को खेल खेल के माध्यम से प्लस करना सिखा रहे हैं, तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप क्या है, टीचर जो है जो बोलेंगे वही बच्चे से करवाएंगे। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक गोल को, जैसे बच्चों को हम लोग को प्लस ही सिखाना है, तो एक गोल क्या है, प्लस कराना। अब बच्चों को बारी बारी मान लो मार्बल्स लाने को बोला जा रहा है, कि पत्थर कंकड़ लेके आने को बोला जा रहा है, चलो इसको यहाँ पे रखो फिर इसको दो, तो कितने हो गए। इस शिफ्ट की जो एक्टिविटी करा रहे हैं यहाँ पे पूरे टीचर्स की भूमिका होती है। अब ये पहला हो गया। दूसरा टाइप्स देखते हैं कि क्या क्या प्रकार के और भी प्ले होते हैं। तो ये दूसरा प्रकार से देखते हैं, प्रिटेंड प्ले होता है, प्रतीकात्मक प्ले। नाम से पता चला कि हमको क्या करना है, प्रिटेंड करना है, प्रतीक के तौर पे यूज करना है किसी चीज को। यूजिंग ऑब्जेक्ट्स या आइडियाज टू रिप्रेजेंट समथिंग एल्स, मेक बिलीव, जैसे किसी चीज को लेकर के, किसी आइडियाज को लेकर के हम उस चीज को लेकर के किसी दूसरे चीज के भांति सीखने का कोशिश करेंगे, उसको मान के चलते हैं कि ये फलाना है, ऐसे हम लोग ऐसा चीज कर रहे हैं। जैसे कि एक वुडन ब्लॉक को क्या मान सकते हैं, फोन मान सकते हैं। प्लेइंग डॉक्टर पेशेंट का, अब यहाँ पे डॉक्टर पेशेंट का रोल कब प्ले कर रहे हैं, एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा है उसको हम लोग फोन बना दिए। अब एक बच्चा जो है उस फोन में बात करेगा एक पेशेंट से, तो कैसे कैसे बातचीत करेंगे, तो इसमें हम लोग किसको, वुडन को क्या मान लिए हैं, फोन मान लिए हैं। और एक क्या है, डॉक्टर पेशेंट वाला हम लोग एक्टिविटी करा सकते हैं, कि एक बच्चा जो है डॉक्टर बन गया और एक बच्चा क्या बन गया, पेशेंट बन गया। अब दोनों जो है आपस में बातचीत कर रहे, तो यहाँ पे प्रतीकात्मक है कि एक बच्चा डॉक्टर की तरह रोल कर रहा है, एक बच्चा क्या कर रहा है, पेशेंट बन गया है, तो दोनों के बीच बातचीत होती है। इस टाइप की जो चीजें जो है क्या कहलाता है, प्रिटेंड प्ले कहलाता है, प्रतीकात्मक खेल कहलाता है। डेवलपमेंटल गोल क्या है, इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का विकास होता है एंड एडवांस लैंग्वेज स्किल का डेवलपमेंट, क्योंकि यहाँ पे एक जो पेशेंट है पेशेंट की तरह बातचीत करेगा और एक जो डॉक्टर है डॉक्टर की तरह बातचीत करेगा, तो इससे क्या होगा, बच्चों में बहुत जो है जो भी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है वो विकास होगा, और लैंग्वेज की चीजों जो भी पेशेंट और डॉक्टर में जो भी लैंग्वेज यूज होते हैं उसके बारे में भी विकास होगा। अगला होता है कंस्ट्रक्टिव प्ले, जिसको रचनात्मक खेल बोलते हैं। इसमें क्या कहते हैं हम लोग, मैनिपुलेट करते हैं मटेरियल्स टू बिल्ड क्रिएट और असेंबल, हम लोग जो भी चीजें अपने पास हैं उससे कुछ बनाने का, कोई रचना करने का या क्रिएट करने का या किसी चीज को असेंबल करने का, जमाने का, इस शिप के खेल आते हैं, इसीलिए इसको कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं, रचनात्मक बोलते हैं। बिल्डिंग अ टॉल टावर विथ वुडन ब्लॉक्स, हम लोग जैसे बिल्डिंग बना रहे हैं, किसके, वुडन ब्लॉक का यूज कर करके बिल्डिंग बना रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, हम लोग का कंस्ट्रक्टिव प्ले कहलाएगा। इसमें क्या होता है, बच्चों का क्या चीज का डेवलपमेंट होता है, तो स्पेशल रीजनिंग का होता है। स्थानिक रीजनिंग मतलब स्थानिक तर्क लगाना, कि कौन सा वस्तु को हम लोग कहाँ पे रखेंगे तो बैलेंस बनेगा। ऐसे चीजों का क्या होता है कि जैसे छोटा ब्लॉक को रखेंगे नीचे और बड़ा ब्लॉक रख देंगे ऊपर, तो इससे क्या होगा, बच्चों को बैलेंस करने में दिक्कत होगा। तो इसमें क्या है, स्थानीय रीजनिंग, स्पेशल रीजनिंग सीखते हैं बच्चे, इसको हम लोग स्पेशल रीजनिंग कहते हैं। फिजिक्स सीखते हैं, बैलेंस करना सीखते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखते हैं। मान लो बच्चों को प्रॉब्लम दे दिए हैं कि इससे आपको एक बिल्डिंग बनाना है, ये सभी ब्लॉक्स का यूज करेंगे, इसमें छोटे बड़े मीडियम साइज सभी प्रकार के ब्लॉक्स हैं, तो उसको बच्चे जो है जमाना सीखेंगे। क्या उनके सामने प्रॉब्लम क्या है, एक बिल्डिंग बनाना। अब बच्चे जो है जितने भी उनके पास रिसोर्स है सभी का यूज करते हुए क्या करेंगे, उस चीज को बनाने में लग जाएंगे, तो इससे क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी बढ़ता है। एक होता है फिजिकल प्ले, तीन प्रकार के खेल को यहाँ पे देख रहे हैं। प्रिटेंड प्ले, जिसमें हम लोग कोई चीज बन के दिखाते हैं। कंस्ट्रक्टिव प्ले में क्या कहते हैं, यहाँ पे रचना करते हैं हम लोग। और एक होता है फिजिकल प्ले, इसमें ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज कराया जाता है, कोऑर्डिनेशन, रफ एंड टम्बल, यहाँ पे फिजिकल जो चीजें हैं दौड़ धूप वाले खेल आ जाते हैं, जिसमें रनिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग, बैलेंसिंग ऑन बीम्स, इस टाइप की चीजें खेल इसमें शामिल हो जाते हैं। इससे क्या होता है, वेस्टिबुलर बैलेंस बनता है। वेस्टिबुलर बैलेंस कहने का मतलब ये है कि हम लोग को बॉडी में क्या है, बैलेंस अच्छा बनता है, बैलेंस बनाना सीखते हैं। मोटर कंट्रोल होता है, बड़े बड़े जो हमारे हाथ पैर हैं उनके कंट्रोल के बारे में सीखा जाता है। स्पेशियल बाउंड्रीज, क्या क्या चीज की सीमाएं हैं, स्थान की सीमाएं, वहां तक हम लोग के बारे में जानकारी मिलता है। तो ये तीन प्रकार के खेल हो गए। आगे देखते हैं प्ले एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, खेल और संज्ञानात्मक विकास कैसे जुड़ा हुआ है। प्ले हेवली इन्फ्लुएंसेस कॉग्निटिव, जो संज्ञानात्मक विकास है
वो जो है खेल से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। थ्रू प्ले चिल्ड्रन टेस्ट हाइपोथेसिस, सॉल्व प्रॉब्लम, क्योंकि खेल के माध्यम से क्या कहते हैं बच्चे जो है कोई भी परिकल्पना है हाइपोथेसिस उसको सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट, ऐसा करने से ये होगा, इस टाइप की लॉजिक की चीजें का विकास होता है। तो कुल मिला के बोला जाता है सबके माध्यम से क्या चीज का विकास हो रहा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का विकास हो रहा है। व्हेन एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग, जब वो एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग हो रहा है। तो खेल के माध्यम से भाषा का विकास कैसे होता है ये देखेंगे हम लोग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वोकैब एक्सपांशन, शब्दावली का विस्तार होता है। जैसे बच्चे जो हैं, मान लो एक बच्चा जो है डॉक्टर बना हुआ है, एक बच्चा पेशेंट बना हुआ है। अब बच्चे जो है मान लो स्टेथोस्कोप को यूज कर रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शन बोलना सीख रहे हैं, डॉक्टर क्लिनिक्स का सेटअप बना रहे हैं, तो ये सब चीजों का क्या होगा, उन लोग के अंदर वोकैब बढ़ेगा, शब्दावली बढ़ेगा। नरेटिव स्किल्स बढ़ता है, कथात्मक कौशल, सीक्वेंसिंग एंड टेलिंग अ स्टोरी लाइन वाइल मूविंग एक्शन फिगर्स और पपेट्स, इनके माध्यम से मान लो पपेट्स या एक्शन फिगर के माध्यम से कोई स्टोरी लाइन नरेट कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, बच्चों में नरेटिव स्किल डेवलप होंगे। प्रैग्मेटिक्स होता है, सामाजिक संवाद बढ़ता है, निगोशिएट्स रोल्स, हु गेट्स टू बी द शॉपकीपर फर्स्ट, इससे क्या होता है, जैसे सामाजिक संवाद जो भी आसपास में हम लोग समाज में जो भी संवाद होते हैं उनके बारे में सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है हु गेट्स टू बी द शॉपकीपर, कौन शॉपकीपर बनेगा, टर्न टेकिंग एंड रूल्स, उससे क्या होगा, जैसे कि मान लो बच्चे एक शॉपकीपर बन रहे हैं तो शॉपकीपर और एक कस्टमर के बीच में क्या क्या बातचीत होते हैं, उनके नियम कानून क्या होते हैं, कि पैसा लो सामान दो, इस टाइप के जो नियम कानून है ना उसके बारे में भी सीखते हैं बच्चे। तो एक प्रकार बोल सकते हैं सामाजिक संवाद बढ़ता है बच्चों में। ये तो इससे क्या होगा, इस तरीके से हम लोग का क्या होता है, शब्दावली बढ़ते हैं और बच्चों में भाषाई विकास होता है, किसके माध्यम से, खेल के माध्यम से। तो इतना इंपॉर्टेंट है खेल। आगे देखते हैं प्ले एंड सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, खेल के माध्यम से हम लोग का इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होता है। सबसे पहले हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट देखें, फिर उसके बाद लैंग्वेज के डेवलपमेंट देखें, अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इमोशनल डेवलपमेंट। पूरा खेल से संबंधित है ये लेसन जो है। प्ले इज द प्राइमरी एरिना फॉर सोशलाइजेशन, प्ले क्या है, सबसे बड़ा जो क्या बोलते हैं फैक्टर होता है किसके लिए, सामाजिक विकास के लिए। पहले क्वेश्चन भी आया हुआ था कि सामाजिक विकास सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, उसमें विद्यालय लिखा हुआ था, परिवार लिखा हुआ था और खेल का मैदान लिखा हुआ था। तो उसका आंसर क्या लिया गया था, खेल का मैदान लिया गया था। मतलब खेल की मैदान को सबसे ऊपर रखा गया किसके लिए, सामाजिक विकास के लिए। चिल्ड्रन लर्न शेयरिंग, बच्चे जो है शेयरिंग सीखते हैं। टर्न टेकिंग, एक दूसरे की हेल्प करना सीखते हैं। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, जो भी समस्या आया उसका उन लोग खुद समाधान निकालना सीखते हैं। एंड इमोशनल सेल्फ रेगुलेशन, और इमोशनली अपने आप को रेगुलेट करना, कि सेक्रीफाइस करना, इस टाइप की चीजें जो है बच्चे सीखते हैं। डीलिंग विद कोलैप्स्ड ब्लॉक टावर प्रोवाइड सेफ प्रैक्टिस फॉर मैनेजिंग फ्रस्ट्रेशन, यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं कि कोलैप्स्ड ब्लॉक की टावर की मदद से हम लोग क्या क्या चीज, ब्लॉक टावर गिरने जैसी स्थितियों में वे निराश को प्रबंधित करना सीखते हैं। द टीचर्स रोल क्या होता है, फैसिलिटेटर नॉट डिक्टेटर, टीचर्स की भूमिका क्या होनी चाहिए खेल के समय में। ड्यूरिंग प्ले टीचर की भूमिका क्या होना चाहिए, मान लो बच्चे आपके क्लास में, बच्चों को आप खेल करवा रहे हैं तो उस टाइम पे आपका क्या रोल होना चाहिए टीचर का, तो टीचर का क्या रोल होना चाहिए। टीचर शिफ्ट फ्रॉम सेज ऑन द स्टेज, टीचर कहाँ से कहाँ शिफ्ट होंगे, सेज ऑन द स्टेज से कहाँ बनेंगे, गाइड ऑन द साइड। आपको क्या मंच का साधु, मंच का साधु कहने का मतलब ये है, सेज ऑन द स्टेज का कहने का मतलब ये है कि आपको पूरे चीज में कंट्रोल नहीं रखना। जैसे मंच संचालन करने वाला क्या कहता है, पूरे मंच को कंट्रोल करके रखता है, तो वैसे आपको वहां पे भूमिका नहीं निभानी। आपको क्या करना है, बगल में मार्गदर्शक, आप केवल साइड में खड़े होकर के बच्चों को गाइड करेंगे कि चलो ऐसा करो कि वैसा करो, इस टाइप से रोल अदा करना है। आप खुद ही उस चीज में एंगेज नहीं हो सकते, हर चीज को कंट्रोल करके नहीं रख सकते। रोल्स इंक्लूडिंग प्रिपेयरिंग द इन्वायरमेंट, प्रोवाइडिंग रिच ओपन इंडेड मटेरियल्स, आपको क्या करना है, एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रिपेयर करना जहां पे आप एक रिच ओपन इंडेड मटेरियल्स तो बच्चों को। ऑब्जर्विंग प्ले डायनामिक्स एंड स्केप फोल्डिंग विदाउट डोमिनेटिंग, बच्चों को ओपन इंडेड मटेरियल देंगे और सभी चीजों को निगरानी करते हुए देखेंगे। अब बच्चों को क्या कराएंगे, स्केप फोल्डिंग कराएंगे, केवल सहारा देना है बच्चों को, बीच बीच में हल्का हल्का गाइडलाइन देना है। तो ये सब काम क्या है, एक टीचर का है। पहला क्या है, गाइड ऑन द साइड बनना है। दूसरा क्या है, प्रोवाइड कराना है जो भी रिच ओपन एंडेड मटेरियल्स हैं, ऑब्जर्व करना है, और थर्ड क्या है, स्केप फोल्डिंग, फोर्थ क्या है, स्केप फोल्डिंग। तो ये सभी क्या है, टीचर का रोल होता है प्ले कराते समय बच्चों को। चाइल्ड सेंटर्ड मीन्स द टीचर डज नथिंग एंड रिमेन्स पैसिव,
चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि टीचर क्या हो जाए, पेसिव हो जाए, वो निष्क्रिय हो जाए और वहां से वो निकल जाए, ऐसा नहीं होता है। चाइल्ड सेंटर्ड इज नॉट इक्वल टू टीचर फ्री। ऐसा नहीं है कि चाइल्ड सेंटर्ड बोला जाए इसका मतलब ये है कि वहां पे टीचर ही ना हो, इसका मीनिंग ऐसा नहीं होता है। द टीचर इज हाईली एक्टिव बिहाइंड द सीन। टीचर को हाईली एक्टिव रहना, सक्रिय होकर के वहां पे ध्यान देना है। बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द सीन कहने का मतलब यह है कि आपको साइड में खड़े होकर के बच्चे क्या क्या चीजें कर रहे हैं बहुत ही गौर से क्या करना है, उस चीज को ध्यान से देखना है। प्लानिंग करना है, ऑब्जर्विंग करना है, एसेसिंग करना है, इंटेंशनली मॉडिफाइंग द इन्वायरमेंट, और कभी कभी आपको जो भी वातावरण वहां पे बन रहा है उसको मॉडिफाई भी करना आना चाहिए। टीचर क्वेश्चनिंग स्ट्रेटजी इन प्ले। टीचर जो है किस प्रकार की चीजों में क्या क्या अपनी भूमिका निभा सकते हैं। क्लोज्ड क्वेश्चन को अवॉइड करना है। इज दैट अ रेड ब्लॉक, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछना है टीचर को। विल इट सिंक, आर यू मेकिंग अ हाउस, इस टाइप की चीजें नहीं पूछना है। किस टाइप के क्वेश्चन पूछना है, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना है टीचर को खेल कराते समय, जिससे बच्चों में क्या होगा, संज्ञानात्मक विकास हो। टेल मी अबाउट द स्ट्रक्चर यू आर बिल्डिंग, मुझे स्ट्रक्चर बताओ जो तुम लोग बना रहे हो। इस टाइप के प्रश्न करेंगे तो बच्चे क्या होंगे, इनकरेज होंगे, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज आएगा, वहां से एक्सप्रेस करने वाला लैंग्वेज आएगा बच्चों में, कि वो क्या होंगे, इनकरेज होंगे, कहने का मतलब ये प्रोत्साहित होंगे, और साथ ही बच्चे जो हैं अपना आंसर को एक्सप्रेस करने के लिए उतावले होंगे। इससे क्या होगा, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज का विकास होगा। वॉट डू यू प्रेडिक्ट विल हैपन इफ यू पुट दिस इन वाटर, अगर आप इसे पानी में रखते हैं तो क्या सोचते हो क्या हो सकता है, ऐसा करके इस टिप से पूछेंगे। क्या ये डूबेगा कि नहीं, डूबेगा कि नहीं डूबेगा, इस टिप से पूछेंगे तो क्लोज टू यस या नो टिप के क्वेश्चन, तो उसको ऐसा नहीं पूछना है, हम लोग को ओपन एंडेड क्वेश्चन बताना है, ताकि बच्चे जो है एक्सप्लेन करके देखे, अपना अपना तर्क लगा के देखे। इससे क्या होगा, साइंटिफिक हाइपोथेसिस टेस्टिंग होगा। आर यू मेकिंग अ हाउस, क्या तुम घर बना रहे हो, तो इसमें यस या नो बोल देंगे, तो इससे क्या होगा, उन लोग बच्चों को अपना एक्सप्रेस करने का को मौका नहीं मिलेगा। हाउ डिड यू डिसाइड टू पुट दोस पीस टुगेदर, आपने डिसाइड क्यों किया कि उस पीस को ऐसा रख रख करके हम ये चीज बनाएं। इस शिफ्ट के क्वेश्चंस करेंगे तो बच्चों में क्या होगा, स्टिमुलेट्स होंगे, मेटा कॉग्निशन एंड रीजनिंग बढ़ेगा बच्चों में। तो इस तरीके से हम लोग क्या करा सकते हैं, टीचर का क्वेश्चन करने का पैटर्न होना चाहिए। क्लासरूम इन्वायरमेंट एंड लर्निंग सेंटर, शिक्षण के अंदर कैसे होना चाहिए। यहाँ पे जो क्लासरूम, अब यहाँ पे प्ले बच्चों को खेल कूद कराना है, तो वहां पे क्लासरूम का इन्वायरमेंट कैसे हो जिससे हम लोग का बच्चों में एक लर्निंग सेंटर बने, शिक्षण का केंद्र बने। तो उसके बारे में देखते हैं। अब यहाँ पे क्लासरूम का सिचुएशन कैसा होना चाहिए उसके बारे में बात किया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या दिया है वो यहाँ पे। द क्लासरूम इज द थर्ड टीचर, क्लासरूम क्या है, हम लोग का थर्ड टीचर, तीसरी शिक्षक है, जिसको हम लोग एक टर्म से बोलते हैं रेगियो एमिला अप्रोच बोलते हैं। ये जो क्लासरूम को डेकोरेट करने वाला है, ऐसा क्लासरूम बनाएंगे जहाँ पे सभी प्रकार की खेलकूद की सामग्री हो, सभी प्रकार अलग अलग प्रकार के बच्चों का जो भी कौशल हो, स्किल हो, डेवलप करे, ऐसे खेल जहाँ पे शामिल होते हैं, तो उसको क्या बोला, थर्ड टीचर बोला जाता है, जिसको रेगियो एमिलिया अप्रोच बोला जाता है। पूछा भी जा सकता है, नया टर्म है, आप बिल्कुल याद रखिएगा इसको। डिवाइडिंग स्पेसेस इनटू डेडिकेटेड लर्निंग सेंटर, अलग अलग स्पेस को किस में डिवाइड करना है, अलग अलग लर्निंग सेंटर में डिवाइड करना है। अलाउस साइमल्टेनियसली मल्टी टाइप प्ले विदाउट चॉइस, पोस्चरिंग, ऑटोनॉमी एंड चॉइस। हमको ऐसा सिमुलेशन बनाना है, ऐसा क्लासरूम बनाना है, जैसे कि एक क्लास है, मान लो एक क्लास है, तो उसमें ऐसा सेंटर होना चाहिए कि बच्चों का अलग अलग स्किल को, जैसे एक अलग सेंटर हो गया, यहाँ पे कुछ अलग प्रकार के खेल की चीजें हैं, यहाँ पे कुछ अलग प्रकार के खेल की चीजें हैं, और सभी जगह पे ऐसे ऐसे चीजें रखना चाहिए जिसमें कि बच्चों का अलग अलग स्किल डेवलप हो, अलग अलग उनके पास चॉइस हो, और वहां पे कोई ऑटोनॉमी ना हो, स्वायत्ता ना हो कि यहाँ पे टीचर्स का दबाव बने, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि जैसे ये अलग अलग कॉर्नर है, मान लो ये क्लासरूम है हम लोग का, इसको क्लासरूम मान लेते हैं, तो ये एक रीडिंग कॉर्नर है यहाँ पे। यहाँ पे रीडिंग कॉर्नर के लिए क्या क्या चीजें डाल सकते हैं, पिलोस डाल सकते हैं, पिक्चर बुक्स डाल सकते हैं, पपेट्स डाल सकते हैं, स्टोरी कार्ड्स डाल सकते हैं। तो ये क्या हो गया, रीडिंग कॉर्नर, इससे बच्चे क्या है, खेल खेल के माध्यम से पढ़ना सीख जाएंगे। मैथ्स और मैथ्स एंड मैनिपुलेटिव्स दिया हुआ है, जिसमें हम लोग पजल्स डाल सकते हैं, बीट्स डाल सकते हैं, नंबर गेम्स डाल सकते हैं, सॉर्टिंग क्वेस्ट डाल सकते हैं। तो ये एक मैथ्स वाला कॉर्नर हो गया। आर्ट एंड क्राफ्ट का कॉर्नर लगा सकते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट का कॉर्नर, जैसे कि क्रेयॉन्स, क्ले, रिसाइकल्ड मटेरियल्स, पेंट, ब्रश, ये सभी चीजों को हम लोग यूज कर सकते हैं। ड्रामेटिक प्ले हो का एक जगह बना सकते हैं, जहाँ पे कॉस्ट्यूम हो, किचन का सेट हो, डॉक्टर किट्स हो, डॉल्स हो, ये अलग कॉर्नर बन सकते हैं। कंस्ट्रक्शन जोन हो, जहाँ पे वुडन ब्लॉक्स रख दिए, लिगोस रख दिए, रैंप्स रख दिए, टॉय कार्स रख दिए, ये सभी चीज का हम लोग एक कंस्ट्रक्शन जोन बना सकते हैं एक ही क्लास के अंदर में।
डिस्कवरी एंड साइंस वाले स्टेशन हो जहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास हो, पत्तियां हो, मैग्नेट्स हो, वाटर सेंट टब हो, मेजरिंग कप हो, इस सभी चीजों का यूज करके हम लोग एक क्या बना सकते हैं, डिस्कवरी एंड साइंस स्टेशन बना सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग का सेक्शन हो गया, जिसमें हम लोग क्लासरूम को क्या बोले हैं, एक तीसरी शिक्षक बोले हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एक टर्म दिया है जिसको रेगियो एमिलिया अप्रोच बोलते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग क्या कहते हैं, अपने क्लास को एक अलग अलग कॉर्नर में डिवाइड करते हैं, जिसमें जैसे रीडिंग कॉर्नर, मैथ्स कॉर्नर, आर्ट्स एंड क्राफ्ट कॉर्नर, ड्रामेटिक प्ले कॉर्नर, ये सभी प्रकार के पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। लो कॉस्ट नो कॉस्ट लर्निंग मटेरियल, लो कॉस्ट या नो कॉस्ट लर्निंग मटेरियल क्या होता है, कम लागत वाली सामग्री। हाई क्वालिटी लर्निंग डज नॉट रिक्वायर एक्सपेंसिव प्लास्टिक इलेक्ट्रॉनिक टॉयज, जो भी हाई क्वालिटी के लर्निंग हमको चाहिए, किसी चीज के हमको उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा चाहिए, तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि हमको क्या वो बहुत ही ज्यादा महंगी खिलौने की आवश्यकता हो। पेडागोजिकली सुपर लूज पार्ट्स, जैसे जैसे जो कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे कि ट्विक्स हो गए, पेबल्स हो गए, बॉटल कैप्स हो गए, कार्डबोर्ड बॉक्सेस हो गए, येलो इन्फिनाइट इमेजिनेशन एंड क्रिएटिव, इससे हम लोग बहुत से इमेजिनेशन लगा करके, क्रिएटिविटी दिखा करके बहुत सारी एक्टिविटी करा सकते हैं, खेल करा सकते हैं बच्चों को और सिखा सकते हैं। क्लासरूम प्रैक्टिस क्या क्या है, क्लासरूम प्रैक्टिस जैसे इसका हम लोग एग्जांपल लिए हैं, तो इसके एग्जांपल यहाँ पे लेकर बता सकते हैं। यूजिंग क्लीन बॉटल कैप्स फॉर मैथ सॉर्टिंग, जैसे हम बॉटल कैप्स का यूज करके हम लोग मैथ सॉर्टिंग सिखा सकते हैं, काउंटिंग सिखा सकते हैं, पैटर्न मेकिंग सिखा सकते हैं। अलाइन विथ एनसीएफ एफएस 2020, इसके बारे में भी और आगे देखेंगे, इसके गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, ये सभी चीजें हम लोग किसके माध्यम से सिखा सकते हैं, एकदम सस्ते और सुंदर खिलौनों के माध्यम से। हमको कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक खिलौने हो, कि हाईली एक्सपेंसिव खिलौने हो, वो सभी चीज की जरूरत नहीं पड़ता। साइकोलॉजिकल सेफ्टी इन प्ले, साइकोलॉजिकल सेफ्टी क्या होता है खेल में, इसके बारे में देखते हैं। चिल्ड्रन मस्ट फील वैल्यूड, चिल्ड्रन को कैसा फील होना चाहिए, सम्मानित महसूस होना चाहिए। कल्चरली रेस्पेक्टेड एंड सेफ टू मेक मिस्टेक, बच्चों को गलती करने के लिए उनको डर ना हो कि गलती होगा तो ऐसा होगा, बच्चों को एकदम फियरलेस होकर के बिना किसी डांट, बिना किसी पनिशमेंट के खेलने का मौका देना चाहिए, ऐसा हम लोग को माहौल बनाना चाहिए। तो ये साइकोलॉजिकल सेफ्टी के बारे में हो गया। इफ अ चाइल्ड इज एंग्जियस और अफ्रेड, अगर बच्चा डरा हुआ है कि तनाव में है, तो क्या होगा, अफेक्टिव फिल्टर क्या होगा, बढ़ जाएगा, और अफेक्टिव फिल्टर बढ़ेगा तो हम लोग जैसे कि पिछला लेसन में देखे हैं, अगर अफेक्टिव फिल्टर बढ़ा तो लर्निंग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर अफेक्टिव फिल्टर कम है तो हम लोग का लर्निंग क्या है, ज्यादा होता है। तो अगर हम बच्चे डर गए किसी चीज से, कि उनके अंदर तनाव हो गया, कि दबाव में है, तो बच्चे जो है सीख नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग को ऐसा माहौल बनाना है जहाँ पे बच्चों का अफेक्टिव फिल्टर क्या हो, लोअर हो, और बच्चे जो है आसानी से बिना डर के क्या करें, सीखें। आउटडोर लर्निंग एंड नेचर प्ले, बाहरी जो आउटडोर लर्निंग है उसका, नेचर और क्या क्या खेल है उसको देखते हैं हम लोग। देखो, इनडोर के कुछ कुछ लिमिटेशंस होते हैं, कि मान लो बच्चों को हम लोग क्लास में बैठा के गेम्स खिला रहे हैं, तो उसके कुछ लिमिटेशंस है, उसके बारे में देखते हैं। और आउटडोर क्या है, बाहरी अवसर क्या है, आउटडोर के बारे में यहाँ पे कुछ फायदे दिए हुए हैं। स्पेस रेस्ट्रिक्ट ग्रॉस मोटर मूवमेंट, अगर हम क्लासरूम के अंदर में बच्चों को कुछ गेम्स खिलवा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, बच्चों में क्या होगा, स्थान की कमी होगा, जिससे उनका जो ग्रॉस मोटर मूवमेंट है, जैसे हाथ पैर का दौड़ना, चलना, कूदना, हाथ पैर का जो मूवमेंट होना चाहिए वो कम हो पाएगा। यहाँ पे क्या होता है, आउटडोर में फ्रीडम फॉर रनिंग, बच्चों को दौड़ने के लिए फ्रीडम होता है, कुछ चीज फेंकने के लिए होता है, एक्सपांसिव बिल्डिंग, बड़े बड़े चीज, बड़े बड़े जो गतिविधियां उसको करने में हेल्प होता है। ये कंट्रोल्ड होता है, स्टैटिक होता है, प्रेडिक्टेबल इन्वायरमेंट होता है, यहाँ पे एकदम संकुचित जगह होता है ना, और एक प्रेडिक्टेबल इन्वायरमेंट बनता है, वहां पे हम बता सकते हैं क्या क्या चीजें हो रहा है करके। और ये क्या होता है, डायनामिक होता है, डायनामिक कहने का मतलब यहाँ है कि ये यहाँ पे गतिज वाले चीजें होते हैं, विंड, बग, शेडो, अर्थ, ये सब प्रकार की चीजें वहां पे होते हैं। यहाँ पे वॉइस वॉल्यूम मस्ट बी सप्रेस्ड रेगुलेटेड, यहाँ पे हम लोग को आवाज को दबा दिया जाता है, वहां से धीरे धीरे बोलने को बोला जाता है, इंडोर में है तो। और यहाँ पे क्या होता है, बच्चों को फ्रीडम होता है चिल्लाने के लिए, गाना गाने के लिए, अपने आप को जो भी है उनके अंदर उसको एक्सप्रेस करने के लिए। तो ये आउटडोर वर्सेस इंडोर एक्टिविटीज में डिफरेंस हो गया, क्या क्या लिमिटेशंस इंडोर में और क्या क्या फायदे हैं आउटडोर का। अब जीन पियाजे के बारे में, यहाँ पे खेल के बारे में कुछ स्टेजेस बताया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे खेल के माध्यम से प्ले को कितने स्टेज में बांटा गया है, 3 स्टेज में बांटा गया, किसके द्वारा, जीन पियाजे के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे टर्म्स आ गए, जैसे पहला है प्रैक्टिस प्ले, पहला जो खेल कहलाता है प्रैक्टिस प्ले कहलाता है, ये 0 से 2 वर्ष में भी होता है। याद रखिएगा, पहला स्टेज क्या है, प्रैक्टिस प्ले है,
जो कि 0 से 2 वर्ष तक होता है। सेकंड जो हम लोग के प्ले होता है इसको सिंबॉलिक प्ले बोलते हैं, जो कि 2 से 7 यहाँ पे सिंबल के माध्यम से खिलाया जाता है बच्चों को। यहाँ पे जो संवेदीगामक क्रियाएं हैं जिसमें हम लोग मूवमेंट के माध्यम से बच्चों को एक्टिविटी कराते हैं वो चीज आ जाता है, इसको हम लोग प्रैक्टिस प्ले बोलते हैं। ये सिंबॉलिक प्ले हो गया। गेम्स विथ रूल्स, अब यहाँ पे जो थर्ड वाला है यहाँ पे नियम कानून के माध्यम से बच्चों को खिलाया जाएगा, क्योंकि यहाँ से बच्चे जो है बड़े हो गए। तो 0 से 2 वर्ष क्या हो गया, प्रैक्टिस हो गया। और 2 से 7 क्या हो गया, सिंबॉलिक हो गया। और हम लोग का क्या है 7 से प्लस वाले में क्या हो गया, नियम्स वाले रूल्स। तो PSR ऐसे याद कर सकते हैं, प्रैक्टिस, सिंबॉलिक और यहाँ से रूल्स, यहाँ से नियम कानून के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट जीन पियाजे का दिया हुआ है। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। प्रैक्टिस प्ले क्या होता है, 0 से 2, यहाँ पे सेंसरी मोटर स्टेज होता है। यहाँ पे बच्चों को इस टाइप के हम लोग एक्शन करा, ये जो एग्जांपल है कैरेक्टरिस्टिक करा सकते हैं। यहाँ पे रिपीटेटिव फिजिकल एक्शंस करा, जैसे शेकिंग रैटल, ड्रॉपिंग अ स्पून, चम्मच को गिराना, इस टाइप की हम लोग एक्टिविटीज करा सकते हैं बच्चों को, जिससे क्या होगा उनका सेंसरी मोटर, सेंसरी जो ऑर्गन है वो एक्टिव होगा। सिंबॉलिक स्टेज में करा सकते हैं, 2 से 7 साल का होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज कहलाता है ये। इसमें हम लोग क्या 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 चीजें करा सकते हैं, मेक बिलीव, भरोसा करना, प्रिटेंड प्ले कराना, जैसे पेशेंट और डॉक्टर वाला गेम करा सकते, होल्डिंग बनाना, ऐसे टेलीफोन, जैसे हम एक केला को पकड़ा देंगे बच्चों को, उसको टेलीफोन बना दिए हैं और बातचीत करवा रहे हैं, इस टाइप की एक्टिविटीज करवा सकते हैं। गेम्स विथ रूल्स जो कि बड़े बच्चों से होता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में कराते हैं। इसमें बोर्ड गेम्स करा सकते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करा सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड सोशल रूल्स, इससे क्या होता है एक हम लोग नियम कानून दिखा करके बच्चों को गेम्स करवा सकते हैं। अब यहाँ पे जीन पियाजे का जो स्टेज था उसको देख लिए, और उनका जो थ्योरी था देख लिए, किसका, खेल से आधारित। अब देखते हैं लेव वाइगोत्स्की थ्योरी ऑफ प्ले। लेव वाइगोत्स्की का क्या थ्योरी है खेल के लिए, उसको देखते हैं। वाइगोत्स्की viewed the play as the primary driver of cultural social learning। वाइगोत्स्की क्या मानते थे, प्राइमरी ड्राइवर मानते थे, मतलब प्राथमिक केंद्र मानते थे किसके लिए, कल्चरल सोशल डेवलपमेंट के लिए, किसको, खेल को। इन प्ले अ चाइल्ड ऑलवेज एक्ट अबव देयर एवरेज क्रोनोलॉजिकल एज। जब भी बच्चे खेलते हैं तो वहां पे खेलते समय बच्चे जो है अपना जो क्रोनोलॉजिकल एज है, मतलब वो बच्चों का जो वास्तविक आयु है उससे बड़ों की, उससे ज्यादा अपने आप को प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं। मान लो कोई 7 साल का बच्चा है तो खेलते समय अपना चाहता है कि मेरा जो क्षमता है उसको मैं 9 साल के बच्चे की तरह यूज करूं। इससे क्या होगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ से क्या होता है, जेडपीडी जो है काम करने लग जाता है। आप सभी जानते होंगे, बाल विकास में पढ़े होंगे जेडपीडी क्या होता है। जिससे क्या होता है, बच्चों में जेडपीडी का विकास होता है, जहाँ पे बच्चे जो है 7 साल का बच्चा जो है 9 साल के तरह बिहेव करेगा, तो क्या होगा, यहाँ से उन लोग का सीखना जो है आगे बढ़ जाएगा। बच्चे खेल के लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का उपयोग करते हैं, जिसके माध्यम से बच्चे जो है सीख लर्निंग में एक स्टेप ऊपर जाते हैं। एक करेंट लेवल होता है, खेल के समय वो जो है जेडपीडी में चले जाते हैं बच्चे, उससे क्या होता है उनका पोटेंशियल जो है इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। करेंट लेवल में जो बच्चे हैं बड़े बच्चों की तरह करेंगे, मतलब किस में जाएंगे, जेडपीडी में जाएंगे, मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में जाएंगे, आप सभी जानते होंगे। और उससे क्या होगा, उनका पोटेंशियल बढ़ जाएगा। जैसे मान लो बच्चे जो हैं इस स्टेज में है, ये जो है जहाँ पे बच्चे अपना खुद से कर सकते हैं, और ये वाला जो जोन है इसको हम लोग जेडपीडी बोलते हैं। इस वाले जोन में बच्चा जो है यहाँ से यहाँ जाने की कोशिश करेगा। और जोन आप सभी जानते हैं कि जेडपीडी जो रीजन होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है, वहीं पे बच्चे जो है सबसे ज्यादा सीखते हैं। तो हम लोग जीन पियाजे का जो था खेल के बारे में, तो 3 स्टेज में 3 प्रकार के खेल के बारे में बताए थे। वाइगोत्स्की जो है जेडपीडी में कैसे खेल खेलते समय बच्चे जो है जेडपीडी को जाते हैं उसके बारे में बताया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस लेसन में। आगे चलते हैं, पॉलिसी क्या क्या चीजें हैं, NEP 220 और NCFS क्या बोलता है। NEP जो है, NEP 2020 जो है फाउंडेशनल स्टेज रखा है, जिसमें 5 साल का जो बच्चा है, 5 साल का जो पहला, हम लोग सभी जानते हैं कि कैसा बना हुआ है NEP का जो हम लोग का स्ट्रक्चर है, कैसा बना हुआ है 5+3+4 का। इसमें क्या होता है, जो स्टार्टिंग के 5 साल होते हैं उसको फाउंडेशनल स्टेज माना गया है। और फाउंडेशनल स्टेज को भी 2 हिस्से में बांटा गया है। कौन कौन सा, एक होता है 3 से 6 साल और एक होता है कक्षा 1 से 2। मतलब यहाँ पे 3 वर्ष आंगनबाड़ी बाल वाटिका, जहां से एज 3 साल से 6 साल तक और 6 से 8 साल तक। तो 3 साल यहाँ हो गए और 2 साल यहाँ हो गए, तो कुल मिला के कितने हो गए, 5 साल हो गए। तो 5 साल को क्या बोला गया है, फाउंडेशनल स्टेज बोला गया है, जहां पे हम लोग को कैसा एक्टिविटी किस माध्यम से बच्चों को सिखाना है, केवल और केवल खेल के माध्यम से सिखाना है। कोई बच्चों को 100% खेल व गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम कराना है, सिखाना है बच्चों को। बच्चों को कोई पढ़ाई लिखाई का बर्डन नहीं होना चाहिए, ऐसा कौन मानता है,
एनईपी मानता है। एनईपी जो 2020 है वो यही मानता है कि हम लोग का जो पहले का 5 साल है उसको फाउंडेशनल स्टेज माना गया है, जिसमें 3 साल आंगनबाड़ी में और 2 साल पहली दूसरी में। इस स्टेज में बच्चों को किसके माध्यम से सिखाना है? 100% खेल के माध्यम से सिखाना है, ये एनईपी कहता है। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया है। अब देखिए एनसीएफ एफएस 220 क्या बोलता है। एनसीएफ हम लोग सभी जानते हैं, नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क है, जिसमें फाउंडेशनल स्टेज के बारे में क्या बोला गया है। तो फिजिकल डेवलपमेंट, तो कनेक्शन टू प्ले बेस्ड लर्निंग, तो फिजिकल डेवलपमेंट कैसे हो? ग्रॉस एंड फाइन मोटर प्ले होना चाहिए, सेंसरी एक्सप्लोरेशन होना चाहिए, बैलेंसिंग गेम्स होना चाहिए। इस प्रकार के गेम को शामिल करना चाहिए, जहाँ पे बच्चे जो है दौड़े खेले कूदे, वहां पे सेंसरी एक्सप्लोरेशन, सेंस ऑर्गन का एक्सप्लोर करे बच्चे जो है, जो भी हमारे जो सेंस ऑर्गन होते हैं उसका उसको एक्सप्लोर करना सीखे बच्चे, हाथ पैर या फिर हम लोग का आंख कान नाक, इस सभी चीजों का यूज करना सीखे बच्चे। ऐसा गेम होना चाहिए जिससे क्या होगा, बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट होगा। इसके बारे में कौन बताता है? एनसीएफ एफए 220। अगला दिया सोशियो इमोशनल, ये चीजें कैसे डेवलप होगा? रोल प्ले के माध्यम से, मनोकोश। इससे क्या है? सोशियो इमोशनल कहने का मतलब ये कि समाज में बच्चे का जो एक दूसरे के लिए जो भी भावनाएं उत्पन्न होती है उसका विकास कैसे किया जाता है? रोल प्ले के माध्यम से, मटेरियल शेयरिंग के माध्यम से, कोलैबोरेटिव गेम्स के माध्यम से, इम्पैथी बिल्डिंग। इम्पैथी मतलब एक दूसरे के लिए हम लोग का जो संवेदना है, एक दूसरे का सहयोग की भावना, वो कैसे डेवलप होगा उसके बारे में। अगला होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। थर्ड फर्स्ट फिजिकल का समझ गए होंगे आप लोग। अगला होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे कराया जा सकता है? तो किसके माध्यम से? पजल्स के माध्यम से। पजल सॉल्व करते समय बच्चों का जो है ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा। पैटर्न रिकॉग्निशन की, पैटर्न खोजने वाला, ब्लॉक्स बनाना, बिल्डिंग ब्लॉक्स करना, डिस्कवरी स्टेशन के माध्यम से। तो इस माध्यम से बच्चे जो है इतनी चीजें सीख सकते हैं। तो ये सभी अलग अलग प्रकार के गेम्स है, जिससे क्या होगा, बच्चों में अलग अलग चीजों का डेवलपमेंट होगा, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और यहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट। एक इसके बारे में कौन बता रहा है? एनसीएफ। अब असेसमेंट कैसे कर सकते हैं खेल के माध्यम से? तो असेसमेंट इज इन अर्ली ईयर्स इज कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशनल। जो अर्ली ईयर्स में जो 5 साल के बच्चे होते हैं, स्टार्टिंग के जो एनईपी है, उसे जो स्टार्टिंग का जो 5 है, उसमें कैसा हम लोग का होना चाहिए? असेसमेंट होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए और ऑब्जर्वेशनल होना चाहिए, जहाँ पे सतत और उन लोग का निरीक्षण करते रहना चाहिए। नेवर थ्रू स्ट्रेसफुल रिटर्न एग्जाम के माध्यम से बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, असेसमेंट नहीं करना चाहिए छोटे बच्चों का। टीचर्स यूज एनेक्डोटल रिकॉर्ड। टीचर क्या क्या के माध्यम से बच्चों का असेसमेंट कर सकते हैं? एनेक्डोटल रिकॉर्ड से, चेकलिस्ट से। आगे ये सब के बारे में हम लोग आगे के लेसन में पढ़ेंगे। पोर्टफोलियोज के माध्यम से, ऑब्जर्वेशन रूब्रिक्स के माध्यम से, इस ये सभी जो है इन सब के माध्यम से बच्चों का क्या करना चाहिए? असेसमेंट करना चाहिए। कोई स्ट्रेसफुल रिटर्न एग्जाम नहीं लेना चाहिए। तो ये एक तरीका हो गया ऑब्जर्व और नेचुरल प्ले, बच्चों का खेलते हुए ऑब्जर्व करना है, उनके एनेक्डोटल रिकॉर्ड और नोट्स फोटोज वगैरह कलेक्ट करना है। इससे क्या होगा? कस्टमाइज इसके फोल्डिंग का, इससे क्या होगा, व्यक्तिगत हम लोग सहायता दे सकते हैं बच्चों को। आगे देखते हैं इंक्लूसिव प्ले, CWSN एंड पेरेंटल कंसर्न। प्ले इज इनहेरेंटली अडेप्टिव बाय प्रोवाइडिंग लार्जर ग्रास्पेबल block sensory calm zones and peer scaffolding. All children regardless of abilities participate fully. खेल स्वाभाविक समावेशी है, बड़े ब्लॉक, संवेदी अनुकूलन क्षेत्र और सहपाठी सहायता प्रदान करने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पूर्ण सहभागिता दी जाती है। तो ये सभी तरीके से क्या कर सकते हैं? CWSN जो है बच्चों की जो जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, जिन जो बोल सकते हैं कि मान लो विकलांग बच्चे हैं, तो उन सबको भी शामिल इनके माध्यम से किया जा सकता है। तो इंक्लूसिव प्ले यही चीज होता है। इंक्लूसिव प्ले का मतलब भी वही होता है कि जो भी बच्चे हैं जो अपंग है या विकलांग है या दिव्यांग है, उनको भी किस प्रकार से शामिल कर सकते हैं उसके बारे में बताते हैं इंक्लूसिव प्ले। क्या के बारे में क्या क्या चीज हम लोग पढ़े वो दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ले वाइगोस्की जेडपीडी के बारे में बताते हैं। एनईपी 2020 एनएसएफ इसके बारे में क्या बताते हैं कि जो फाउंडेशनल स्टेज होता है एज 3 से लेकर 8 साल तक, वहां पे 100% कैसा पढ़ाई होना चाहिए? प्ले बेस्ड एक्टिविटी होना चाहिए। स्ट्रिक्ट एलिमिनेशन ऑफ रो टेक्स्ट बुक, यहाँ पे बिल्कुल ही टेक्स्ट बुक वगैरह से पढ़ाई नहीं कराना चाहिए, ऐसा कहना है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, जीन पियाजे का, वाइगोत्स्की का और एनईपी 2020 का। तो चलिए ये सभी क्या थे, हमारा एक छोटा सा पोर्शन था थ्योरी वाला। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों इस टॉपिक से अब हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि हम लोग का तैयारी जो है और पक्की हो जाए। नए पैटर्न में क्वेश्चन लाए गए हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए बहुत जरूरी है कि एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, एक बार थ्योरी देख लेंगे, तो ये टॉपिक जो आपका एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू एनईपी
2020 व्हाट इज द स्पेसिफिक एज ग्रुप ऑफ द फाउंडेशनल स्टेज। तो हम लोग का एज ग्रुप क्या होता है फाउंडेशनल स्टेज पे, जैसे हम लोग जानते हैं तो एनईपी का जो पैटर्न होता है इसमें 5+3 वाला, उसमें तो जो पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो एज कहा जाता है बुनियादी स्तर, वो कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 3 से 8 साल होता है। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा बी। विच थ्योरिस्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ जेटपीडी, जेटपीडी का कॉन्सेप्ट किसने लेके आया था, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा बी, लेव वाइगोत्स्की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच स्टेज ऑफ पियाजेस थ्योरी डज सिंबॉलिक प्ले प्रीडोमिनेटली इमर्ज। सिंबॉलिक प्ले जो है किस किस एज में आता है, तो हम लोग जैसे देखें हैं इसमें देखें, पहला जो एज होता है कौन होता है, प्रैक्टिस प्ले का एज होता है जो कि हम लोग का सेंसरी मोटर स्टेज में होता है। सेकंड जो स्टेज प्ले होता है उसको बोलते हैं सिंबॉलिक, जो कि हम लोग का किस स्टेज में होता है, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। और जो तीसरा प्रकार का जो प्ले होता है वो रूल वाला होता है, जैसे हम लोग थ्योरी में देखें PSR, तो रूल वाला प्ले जो है किस में आता है, तो ये हम लोग का आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, NCFFS 2022 defines play as a self-directed and process-oriented. What does process-oriented means? जो NCF 2022 है FS वाला, जो हम लोग का फाउंडेशनल स्टेज वाला है, वो खेल के बारे में क्या चीज बताते हैं कि वो सेल्फ डायरेक्टेड होता है और प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, ये बोलता है NCF। तो इससे प्रोसेस ओरिएंटेड का मतलब क्या हुआ, तो हम लोग का इसका प्रोसेस ओरिएंटेड का मतलब क्या हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। तो फोकस इज ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग, हम लोग का फोकस किस में होना चाहिए, क्या चीज कर रहे हैं उसमें हम लोग का फोकस होना चाहिए, एक्सपीरियंस में, अनुभव आधारित होना चाहिए। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा बी। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्री प्ले। फ्री प्ले का जो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, तो हम लोग का क्या है, इट इज इंटायरली चाइल्ड डायरेक्टेड होता है, फ्री प्ले में पूरा चाइल्ड डायरेक्टेड होता है। इट इज इंटायरली टीचर डायरेक्टेड, इट फोकस ऑन रिटर्न असेसमेंट। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा ए, फिफ्थ का ए हो जाएगा। इससे बच्चे जो फ्री होकर के खेलते हैं, पूरा चिल्ड्रन जो है खुद डायरेक्ट करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। यहां से देखते हैं इंसर्शन टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, 5 क्वेश्चन। प्ले इज क्रूशियल फॉर अर्ली कॉग्निटिव डेवलपमेंट। प्ले क्या है, बहुत ही क्रूशियल होता है अर्ली कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थ्रू प्ले चिल्ड्रन टेस्ट हाइपोथेसिस एंड अंडरस्टैंड कॉज एंड इफेक्ट। खेल के माध्यम से बच्चे जो हैं जो भी परिकल्पनाएं हैं उसके बारे में समझते हैं और उसका जो कॉज और इफेक्ट है उसको अच्छे से समझते हैं। तो इस ये भी सही इसका व्याख्या करता है। तो क्या हो जाएगा हम लोग को बोथ ए एंड आर टू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन चाइल्ड सेंटर्ड प्ले क्लासरूम, जो चाइल्ड सेंटर्ड प्ले क्लासरूम है, द टीचर हैज एब्सोल्युटली नो रोल। तो टीचर के पास कोई भी रोल नहीं होता, कोई भूमिका नहीं होता, तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये। चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज, बच्चे जो है अपना खुद का नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो अपने आप में सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए गलत है, आर सही है। तो हम लोग का ऐसा आंसर किस में दिया गया, डी में। तो डी क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गाइडेड प्ले इन्वॉल्व्स एडल्ट इनिशिएटेड लर्निंग गोल्स। गाइडेड प्ले जो होता है वहां पे एडल्ट इनिशिएटेड लर्निंग गोल्स, जो भी एडल्ट जो भी सिखाना चाहते हैं वैसे के सीखने के लक्ष्य शामिल होते हैं। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगला दिया हुआ, इन गाइडेड प्ले द चाइल्ड हैज 0 चॉइसेस एंड मस्ट फॉलो रिजिड इंस्ट्रक्शन। जो गाइडेड प्ले होता है इसमें चाइल्ड का 0 चॉइसेस होता है, बच्चा का कोई भूमिका नहीं होता है, उनको एक जो कड़ाई से जो नियम दिया गया उसको पालन करना होता है। तो ये ऐसा नहीं होता। गाइडेड प्ले का मतलब ये नहीं होता कि बच्चों को कोई एकदम बांध करके किसी चीज को खिलाया जाए। तो ये गलत स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे ए सही है, आर गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रफ एंड टम्बल प्ले, जिस प्रकार के दौड़ धूप वाले खेल होते हैं जिसको रफ एंड टम्बल प्ले बोलते हैं, इज ऑलवेज एग्रेसिव एंड शुड बी बैंड। जो कि हमेशा क्या होता है, एग्रेसिव होता है, उसको हमको बैन करना चाहिए। तो ये अपने आप में गलत स्टेटमेंट है। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग फिजिकल सेल्फ रेगुलेशन एंड सोशल बाउंड्रीज व्हेन सुपरवाइज्ड। अगर सही तरीके से सुपरवाइज के माध्यम से बच्चों को कराया जाए, इससे क्या है बच्चों में सेल्फ रेगुलेशन वगैरह का जो क्वालिटीज है, सोशल बाउंड्रीज है, उसके बारे में सीखने थे। अपने आप में सही है, लेकिन ए गलत है। तो ए गलत है और आर सही। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का डी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनईपी 2020 रिकमेंड्स रिगरस टेक्स्ट बुक रीडिंग फॉर 3 इयर्स ओल्ड। जो एनईपी 2020 किसके बारे में बताता है, कठोर पाठ्य पुस्तक पढ़ने की सिफारिश करता है, गलत स्टेटमेंट है। रोट मेमोराइजेशन बिल्ड्स अ स्ट्रॉन्ग न्यूरल फाउंडेशन फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। जो रटने वाली चीजें हैं हमारा जो है न्यूरल फाउंडेशन लाइफ लॉन्ग चलने वाला लर्निंग को के बारे में बढ़ावा देता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये भी गलत है। तो हम लोग का दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा डी का, सी हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। अब यहां से कोड मैचिंग वाले क्वेश्चंस आएंगे। इस के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है,
मैच द थ्योरिस्ट पॉलिसी विथ देयर कोर कॉन्सेप्ट, जो भी थ्योरीज है पॉलिसीज है उसके कोर कॉन्सेप्ट से मैच करना है। ये जो लिस्ट दिया हुआ है इसको हमको यहाँ से मैच करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या दिए हैं। फ्रेडरिक फोबेल जो है किसके बारे में बताता है, तो यहां से ए जो है फ्रेडरिक फोबेल किसके बारे में बताता है, तो हम लोग का किंडरगार्टन सिस्टम, जिसमें हम लोग को बच्चों को क्या बताया, पौधा बताया, शिक्षक को क्या बताया, माली बताया है। तो हम लोग का ए का क्या हो जाएगा, फोर्थ। बी जो है लेव वाइगोत्स्की, लेव वाइगोत्स्की किसके बारे में बताता है, तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो हम लोग का बी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट। तो ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, तो ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, एक ही ऑप्शन में यहीं से हम लोग का आंसर आ जाएगा। लेकिन आगे भी देख लेते हैं। जीन पियाजे के बारे में बताता है, तो प्ले रिफ्लेक्ट्स कॉग्निटिव मैच्योरिटी फ्रॉम प्रैक्टिस टू सिंबॉलिक टू गेम्स विथ रूल। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, सी का थर्ड हो जाएगा। तो ये, और अगला क्या, एनईपी किसके बारे में बताता है, तो एनईपी बताता है 100% जॉयफुल प्ले बेस्ड पेडागोजी होना चाहिए, इसके बारे में बताता है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ए, 11th का ए। आगे देखते हैं, मैच द टाइप ऑफ प्ले विथ इट्स क्लासरूम एग्जाम्पल। क्लासरूम एग्जाम्पल के साथ हमको जो भी टाइप्स ऑफ प्ले जिसको हम लोग ऊपर पढ़े हुए हैं उससे हमको मैच करना है। तो कंस्ट्रक्टिव प्ले दिया हुआ है पहला, तो कंस्ट्रक्टिव प्ले में क्या हो जाएगा, एक स्टेप का होता है जिसमें हम लोग कोई चीजें बनाते हैं, बनाने वाला चीज होता है लोगों के साथ एक ऊंचा टावर बनाना। ए का क्या हो जाएगा, ए का सेकेंड। ए का सेकेंड हम लोग के दो ऑप्शन में है। बी देखते हैं, प्रिटेंड प्ले। प्रिटेंड में क्या कहते हैं, प्रतीकात्मक खेल में क्या होता है, हम लोग वयस्क हम लोग वहां पे डिसाइड करते हैं कि क्या चीजें जो हैं, किसी चीज को प्रतीकात्मक मान करके उस चीज को हम लोग उसकी तरह यूज करना सीखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग का, बी का फर्स्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग वुडन ब्लॉक को क्या मान लिए, फोन मान लिए। तो बी का फर्स्ट। आगे देखते हैं, सी जो है फिजिकल प्ले जो होता है, शारीरिक गतिविधि जो होता है, क्या चीज के बारे में बताता है, फोर्थ। इसमें ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज लाइक रनिंग, बैलेंसिंग, ये सब आता है। तो सी का क्या हो जाएगा हम लोग का, सी का फोर्थ। तो ऐसा ऑप्शन किसमें दिया है, बी का सेकंड, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट और सी का फोर्थ। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, सी। आगे देख सकते हैं गाइडेड प्ले में क्या कहते हैं, तो गाइडेड प्ले में हम लोग एडल्ट इनिशिएट करते हैं गोल्स को, बट चाइल्ड डायरेक्ट्स द एक्सप्लोरेशन। बच्चे जो है, जो भी एक्सप्लोरेशन है उसमें हम लोग बच्चे शामिल होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शिफ्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। मैच द डेवलपमेंटल डोमेन विथ इट्स एनसीएफएफएस 2022 कैरेक्टरिस्टिक। जो भी कैरेक्टरिस्टिक है, जो भी हम लोग को डोमेन दिया हुआ है, यहाँ पे डेवलपमेंटल डोमेन दिया हुआ है, डोमेन को हमको किससे, आयाम है उसको किससे मैच करना है, उसके विशेषता के साथ। तो पहला दिया हुआ है कॉग्निटिव डोमेन, कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया हुआ है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहाँ पे चले जाएगा, ये थर्ड पे। पजल, पैटर्न, रिकॉग्निशन, बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये सभी क्या कहते हैं, हमारे संज्ञानात्मक विकास को बढ़ाता है। तो हम लोग का यहाँ पे ए का क्या हो गया, थर्ड। आगे देखते हैं, सोशियो सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट दिया हुआ है। तो इसका क्या हो जाएगा हम लोग का, रोल प्ले, कोलैबोरेटिव गेम्स एंड एम्पैथी बिल्डिंग, ये सब टाइप के गेम क्या कहता है, हमारे सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट को बढ़ाता है। तो बी का क्या हो जाएगा हम लोग का, फोर्थ। आगे देखते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होता है किसके माध्यम से होता है, तो ये वोकाबुलरी एक्सपांशन एंड प्रैग्मेटिक्स, तो ये इसके माध्यम से होता है। तो हम लोग का सी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट। तो ए का थर्ड, बी का फोर्थ और सी का फर्स्ट। किस ऑप्शन में, डी में है। अगला भी देख लेते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट में क्या होता है, हम लोग सेंसरी एक्सप्लोरेशन होता है, बैलेंसिंग गेम्स आते हैं, इस प्रकार की चीजें आते हैं। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, डी। अच्छा क्वेश्चन है। 14th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मैच पियाजेस प्ले स्टेज विद द करस्पॉन्डिंग कॉग्निटिव स्टेज। तो यहाँ पे हम लोग का जो पियाजे का जो हम लोग प्ले स्टेज देखे हैं, पी एस आर, उसको मैच करना है किससे, उनके करस्पॉन्डिंग स्टेज से, उनके एज ग्रुप से मैच करना है। तो पी जो होता है पहला वाला स्टेज होता है सेंसरी मोटर स्टेज। तो क्या हो जाएगा, ए का थर्ड हो जाएगा। तो ए का थर्ड हो गया यहाँ पे। आगे देखते हैं, सिंबॉलिक स्टेज किसमें होता है, तो हम लोग का ये सिंबॉलिक स्टेज किसमें देखा जाता है, तो प्री ऑप्शनल स्टेज में देखा जाता है। तो ये बी का फर्स्ट हो गया, तो बी का फर्स्ट, ए का थर्ड। तो ये किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। अगला है गेम्स विथ रूल्स, तो ये देखा जाता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। तो बी का क्या हो, सी का क्या हो जाएगा, बी। तो सी का हो गया हम लोग का थर्ड, सेकंड हो गया। तो थर्ड सेकंड फर्स्ट सेकंड, तो थर्ड सेकंड, थर्ड फर्स्ट सेकंड, ये ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच द एलिमेंट ऑफ प्ले पेडागोजी विथ इट्स करेक्ट डिस्क्रिप्शन। जो भी हम लोग के यहाँ पे प्ले पेडागोजी दिया है उसको हम लोग का जो करेक्ट डिस्क्रिप्शन है उसके साथ मैच करना है। फ्री प्ले में क्या करते हैं बच्चे, तो इसका हम लोग आंसर देते हैं, फ्री प्ले में बच्चे क्या करते हैं, ये चाइल्ड डायरेक्टर होता है, टीचर स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व, टीचर वहां पे केवल देखने का काम करते हैं, अवलोकन का काम करते हैं। तो ए का क्या हो जाएगा, फोर्थ, ए का फोर्थ हो गया। अगला देखते हैं, टीचर डायरेक्टेड प्ले। टीचर डायरेक्टेड प्ले में क्या होता है हम लोग का, बच्चे जो है, थर्ड हाईली स्ट्रक्चर्ड होता है, वहां पे टीचर्स जो है
संचालित करेंगे और बच्चे जो है इसमें भाग लेंगे। तो हम लोग का ये वाला ऑप्शन जो है हाईली स्ट्रक्चर्ड फोकस ऑन स्पेसिफिक एकेडमिक स्किल्स एंड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे जो भी एक फोकस एक जो है एकेडमिक स्किल को लेके चला जाता है और यहाँ पे डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा बी का थर्ड। आगे देखते हैं लूज पार्ट्स क्या होता है। लूज पार्ट्स किसके बारे में बताता है, तो ये लो कॉस्ट मटेरियल्स जो हमारे जो खुले हिस्से में जो भी हमारे आसपास जो मटेरियल्स हैं उसके बारे में बताता है। ट्विक्स जैसे ट्विक्स हो गए, पेबल्स हो गए, तो ये सब के बारे में बताता। तो ये क्या हो गया सी का फर्स्ट। और अफेक्टिव फिल्टर क्या होता है, व्हेन हाई इट ब्लॉक्स कॉग्निटिव, जितना अफेक्टिव फिल्टर ज्यादा होगा उतना हम लोग का कॉग्निटिव जो डोमेन है प्रोसेसिंग है उसको दबा देता है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा डी का सेकंड। तो डी का सेकंड किस ऑप्शन में है, तो ऐसा देखेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि ऑप्शन नंबर ए पे है। तो आंसर क्या हो गया ए। यहाँ से हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे। इस शिप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अ टीचर प्लेसेस अ टब ऑफ वाटर, लीव्स, stones and cocks on a table. She asked, what do you predict will happen if we put this in water? What pedagogical strategy is she using? एक टीचर क्या कहते हैं, एक टब रख देता है, पानी का टब रख दिया, वहां पे क्या कर रहे हैं उनके सामने पत्ती ले लिए हैं, स्टोन ले लिए हैं, कॉक्स रख दिए हैं टेबल में। अब पूछ रहे हैं कि क्या लगता है इसमें से कौन कौन सी चीजें जो है डूबेगा। इस प्रकार के जो एक्टिविटी करा रहे हैं ये किस किस प्रकार के स्ट्रेटजी को बताता है, किसके बारे में बताता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16 का हम लोग को हो जाएगा। ये क्या है, एक प्रकार का गाइडेड प्ले है एंड इसके फोल्डिंग है जो टीचर यहाँ पे कराते हैं। अगला जो है टू चिल्ड्रन आर्ग्यू ओवर हु गेट्स टू प्ले द रोल ऑफ शॉपकीपर। दो बच्चे झगड़ा हो रहे हैं क्या किस चीज के लिए कि कौन बनेगा शॉपकीपर। द टीचर आस्क वी हैव वन शॉप बट टू ओनर्स, हमारे पास एक शॉप है और उसके दो ओनर्स हैं, दो मालिक हैं। हाउ कैन वी सॉल्व दिस प्राइमरली डेवलप्स, अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये किस प्रकार की चीज को डेवलप करता है। तो फाइन मोटर स्किल को डेवलप करेगा नहीं, प्रैग्मेटिक लैंग्वेज एंड सोशल इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, तो बिल्कुल इसको हम लोग को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे बच्चे जो है बारी बारी बैठेंगे इस टाइप के सॉल्यूशन देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग का जो भी प्रैग्मेटिक लैंग्वेज होते हैं और यहाँ पे जो भी कन्वर्सेशन करेंगे आपस में, इससे क्या होगा सोशल इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट का क्या होगा रिजोल्यूशन होगा। जो भी सामाजिक और भावनात्मक जो भी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, सिचुएशन आते हैं, उसको सॉल्व करना सीखते हैं बच्चे। इसका आंसर क्या हो जाएगा बी 17 का बी। आगे देखते हैं अ पेरेंट कंप्लेन दैट देयर चाइल्ड इज ओनली प्लेइंग विथ क्ले एंड नॉट राइटिंग एबीसीज, व्हाट इज योर मोस्ट साइंटिफिकली एक्यूरेट रिस्पॉन्स। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि आपके सामने मान लो एक टीचर कंप्लेन लेके आता है कि उनके बच्चे जो हैं केवल और केवल क्ले से खेलते हैं और एबीसीडी वगैरह कुछ लिखते नहीं है, सीखते नहीं है। तो आप इसके लिए क्या साइंटिफिकली एक्यूरेट रिस्पॉन्स देंगे। पहला रिस्पॉन्स क्या हो सकता है, डोंट वरी वी विल स्टार्ट रिगरस राइटिंग टुमारो, आप चिंता मत करिए हम कल से उनके कड़ाई से उनको लिखवाना शुरू करेंगे। ऐसा रिस्पॉन्स देंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं दे सकते। क्ले मोल्डिंग डेवलप्स फाइन मोटर स्किल्स एंड पिंसल ग्रास्प एसेंशियल फॉर पेंसिल ग्रिप, तो जो क्ले मोल्डिंग क्या कहता है डेवलप करता है मोटर स्किल्स को। तो हम लोग क्या करेंगे पिंसल ग्रास्प एसेंशियल फॉर पेंसिल ग्रिप बनाने के लिए जो क्ले मोल्डिंग एक्टिविटी है उसका कराना जरूरी है। राइटिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट अर्ली चाइल्डहुड, राइटिंग क्या है इंपॉर्टेंट नहीं है अर्ली चाइल्डहुड में, तो ये इसका परफेक्ट आंसर नहीं होगा। द चाइल्ड इज जस्ट टेकिंग योर टेम्पररी ब्रेक, बच्चा क्या करे टेम्पररी ब्रेक लेता है, ऐसा भी नहीं है। तो हम लोग का सही आंसर क्या होना चाहिए ए बी होना चाहिए। ये हमारे मोटर स्किल को बढ़ावा देता है, तो इसके माध्यम से हम लोग सिखा सकते हैं बच्चों को। अगला क्वेश्चन है हाउ डू यू इंश्योर एन इंक्लूसिव प्ले बेस्ड इन्वायरमेंट फॉर अ चाइल्ड विथ फाइन मोटर डिफिकल्टीज इन अ कंस्ट्रक्टिव प्ले जोन। एक फाइन मोटर जो भी एक्टिविटीज करते हैं उसमें एक बच्चे को दिक्कतें आ रही हैं, डिफिकल्टीज हो रहे हैं, है ना। तो आप एक समावेशी खेल वातावरण कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं उन बच्चों के लिए। तो पहला जो है एक्सक्यूज द चाइल्ड फ्रॉम द एक्टिविटी, बच्चे जो नहीं कर पा रहे हैं उनको हटा देंगे। आस्क द चाइल्ड टू ओनली रीड बुक्स, बच्चों को केवल बुक्स पढ़ने के लिए बोलेंगे, तो ये भी नहीं कर सकते। प्रोवाइड लार्जर इजिली ग्रास्पेबल ब्लॉक्स एंड ऑफर जेंटल स्कैफोल्डिंग, उनको हम लोग बड़े बड़ा क्या प्रोवाइड करेंगे ग्रास्पेबल ब्लॉक्स, ऐसे ब्लॉक्स देंगे जिससे उनको एक जेंटल क्या बोलते हैं मतलब प्यार से उनको इसके फोल्डिंग कराते हुए सिखाएंगे ब्लॉक्स को यूज करना। तो ये एक तरीका हो सकता है। टेल अदर चिल्ड्रन टू बिल्ड फॉर देम, दूसरे बच्चों को बोलेंगे उस चीज को करने के लिए, तो ये भी गलत है। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एन एजुकेटर ऑब्जर्व्स 8 year old intensely debating whether a dice roll was valid according to their board game rules according to Piaget, which play stage is this। 8 वर्ष के बच्चे बोर्ड गेम के नियमों के अनुसार पासा फेंकने पर बहस कर रहे हैं।
पियाजे के अनुसार यह खेल किस चरण को दर्शाता है? 8 वर्ष लिखा हुआ है तो हम लोग बता सकते हैं कि कौन सी स्टेज को बता रहे हैं यहाँ पे। गेम्स विथ रूल्स, यहाँ पे नियम कानून वाले जो हम लोग स्टेज आता है उसको बताता है। 0 से 2 क्या हो गया हम लोग का? प्रैक्टिस वाला स्टेज हो गया। 2 से 7 वाला क्या हो गया हम लोग का? सिंबॉलिक वाला हो गया। और 7 से ऊपर क्या हो जाता है हम लोग का? गेम्स विथ रूल्स, जिसको G+R बोल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? सी हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे साथियों आपके लिए प्रैक्टिस के लिए। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।